बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, थ्योरम 6.1 हमने लास्ट टाइम 2 लेक्चर्स में देखा और हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। थोड़ा-सा इसका पार्ट रह गया था, तो आई थॉट कि इसे दोबारा से एक जल्दी से एक गो थ्रू किया जाए इस थ्योरम को, और ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर और दूसरे टॉपिक्स कवर करें। तो देखते हैं इसका हमने पहला पार्ट जो पहले भी हमने किया, मैं उसे भी जल्दी से गो थ्रू करूँगा। ठीक है, सबसे पहले 1 और 2 को हम देखते हैं, और ये साथ ही हमारे पास ये थ्योरम भी यहाँ पे गिवन है 6.1, जिसका हमने कुछ पोर्शन पहले प्रूव किया था। खैर उसे लेके चलते हैं। अब गिवन सब प्रूव करने का आपको पहले भी हमने बताया था कि पहले आप ये देख लेंगे कि व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट इज़ टू प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन ये है कि ए बी सिस्टम है जो कि कंट्रोलेबल है, और हमें पता है कि ए बी जब हम सिस्टम कहते हैं तो ए पेयर ए बी कहेंगे तो इट मीन्स कि आपके पास x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, ये कंट्रोलेबल है। ठीक है, ये और हमने प्रूफ क्या करना है, दीज टू पहले हम 1 को नॉन लेंगे, सेकंड को प्रूव करेंगे, फिर सेकंड को नॉन लेंगे और फर्स्ट को प्रूव करेंगे। लेकिन इस सारे प्रूफ से पहले हम ये देखेंगे कि इन सेकंड स्टेटमेंट ये जो दो इंटीग्रल हैं आर द इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर डब्ल्यू सी है, e is equal to 0 to t e a tau b b prime e a prime, ठीक है, t tau। और इसे आपने प्रूव करना है कि ये वाली इंटीग्रल इस इंटीग्रल के 0 से t और e a t माइनस टाउ और b b प्राइम e a बार t माइनस टाउ और d टाउ। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है तरीका, वो ये कि हम इस एक इंटीग्रल से शुरू होंगे और इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होगी कि t माइनस टाउ इक्वल टू u, और अगर हम d टाउ देखें तो माइनस d टाउ बी इक्वल टू डी यू, और व्हेन टाउ इज इक्वल टू 0, tau equal to 0, that implies कि u is equal to t। ठीक है, and when tau equal to t, u equal to 0। तो ऐसे हम इस माइनस की वजह से ये इंटीग्रल 0 से t, अगर टाउ में जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल वो 0 से t है, तो u में वो t से 0 होगा। बट ड्यू टू दिस du, नेगेटिव साइन इन du, ये लिमिट रिवर्स हो जाएगी। तो इससे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सी वुड बी इक्वल टू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जो सेकंड पार्ट है, तो यहाँ आपके पास जो इंटीग्रल आएगा दैट वुड बी 0 टू t और e a u b b प्राइम e a प्राइम u d u। सो u इज एनी वेरिएबल, तो इस u को आप रिप्लेस कर सकते हैं टाउ से या t से, किसी भी अल्फाबेट से, एज लॉन्ग एज this integral variable u is just running variable inside the integral। ठीक है, तो ये हम, और डब्ल्यू सी इज अ फंक्शन ऑफ t। अच्छा, तो अगर हम इसे टाउ से रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास ये इंटीग्रल प्रूव हो जाएगा इफ वी रिप्लेस u बाय टाउ, और टी से भी रिप्लेस कर सकते हैं
it will not affect the result. For example, आप इसे लिख सकते हैं WCT equal to 0 to T E A T B B bar prime e raised to A T D T. ठीक है, तो ये तो एक हमने देखा सेकंड जो थ्योरम का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेटमेंट है, उसमें ये दोनों इंटीग्रल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आना है। नेक्स्ट पार्ट ये है कि इसमें नॉन क्या है। नॉन ये है कि हमारे पास कंट्रोलेबल है पेयर, ठीक है, और प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ये करना है हमें कि WC इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कंट्रोलेबल में हमने देखा था कि कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोलेबल का ये मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट सम इनपुट u, देयर एग्जिस्ट सम इनपुट u जो कि किसी भी जो स्टेट जिसकी वजह से स्टेट मूव कर सके कहाँ से कहाँ तक, किसी भी xt1 तक, xt0 से xt1 तक। If there exists such an input which can take the system from xt0 to xt1 in a finite time, then the t0 to t1, then the system is controllable. तो इसे हम प्रूव करने से पहले ये देखते हैं कि आपके पास जो xt1 क्या होगा। ये तो xt1 हमारे पास लेट्स से हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है कि e raised to power a t1 x t0 जिसे मैं x0 कह लेता हूँ। लेट्स से xt0 is x0 and xt1 is x1। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा प्रूफ कैसे चलता है आगे। उसके बाद है हमारे पास e80x0 और फिर प्लस 0 to t e at minus tau और b u tau d tau। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि u क्या ऐसा कुछ u है जिसकी वजह से ये सिस्टम xt1 पर x1 हो जाए। तो ऐसा u हो सकता है अगर हम इस यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है इसे हम गौर से देखें तो WC के इंटीग्रल को यहाँ हम कैसे बना सकते हैं। तो ये देखें आपके पास u अगर e at माइनस टाउ है और साथ तक b है, तो अगर यहाँ पर b प्राइम हो जाए या b ट्रांसपोज और साथ हो जाए e a बार u, ठीक है, t माइनस टाउ, तो अगर u इतना हो तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटीग्रल दैट वुड बी इक्वल टू WC। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटीग्रल। अब इंटीग्रल से बाहर क्या होगा, यहाँ पे t1 है। अब यहाँ एक और चीज देखें, लेट्स से यहीं पर हम WC इनवर्स और t1 कर लेते हैं। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ t1 एंड देयर इज ये जो t माइनस टाउ तो इंटीग्रल में आ सकता है, दिस WC कैन बी आउटसाइड द इंटीग्रल। ठीक है,
और साथ में एक ट्रिक ये है कि इस इनिशियल कंडीशन और ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे एक और टर्म्स at1 x0 माइनस x1, ठीक है। तो और इसमें हमारे पास यू पे यहाँ पे आप माइनस साइन कर लें ताकि ये e at x0 इस माइनस साइन की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। और ये x1 प्लस हो जाएगा तो xt1 वुड बिकम इक्वल टू x1। तो यहाँ देखें हमारे पास क्या बनता है कि xt1 e at1 x0 प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 t1 e a t माइनस टाउ b, अब u की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस नेगेटिव साइन विल मेक दिस प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं यहीं पे ताकि एक स्टेप स्किप हो जाए, b बार e a बार t माइनस टाउ, ठीक है, डी टाउ। अच्छा ये तो यहाँ तक पार्ट आ गया। नाउ डब्ल्यू सी इनवर्स यू कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल t1 और e a t 1 x0 माइनस x1, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन होगी कि e a t x0 माइनस ये आपके पास इंटीग्रल वुड बी wct1 and then next is wct1 इनवर्स, ठीक है। और साथ में आपके पास e at x0 माइनस x1, ठीक है। नाउ दिस वुड बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपके पास और e at x0 ये माइनस साइन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या रह जाएगा, सिर्फ x1। So there exists an input which can take the system from xt0 to x0 to x1, ठीक है। लेकिन इस इनपुट को अब देखते हैं हम, बट दिस इनपुट एग्जिस्ट ओनली व्हेन wc इनवर्स एग्जिस्ट। और wc इनवर्स एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि इफ u एग्जिस्ट का u एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, u एग्जिस्ट तभी करेगा इफ wc इनवर्स एग्जिस्ट। और इसका wc इनवर्स एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि इफ wc इज नॉन सिंगुलर। तो यही हमने प्रूव करना था कि नॉन हमारे पास था कि कंट्रोलेबल है और हमने ये wc को नॉन सिंगुलर प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है। तो यहाँ ऊपर देखें नॉन क्या है, कंट्रोलेबल, और wc इज नॉन सिंगुलर। नाउ दिस इज वन प्रूफ जिसे हम नेसेसिटी भी कह सकते हैं, और फिर सफिशिएंसी में कन्वर्स प्रूफ हो जाता है। अब कन्वर्स प्रूफ क्या होगा, कन्वर्स प्रूफ में हमारे पास नॉन क्या होगा, कन्वर्स प्रूफ में नॉन ये होगा कि wc इज नॉन सिंगुलर। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि आपके पास ए बी पेयर, सॉरी, ए बी पेयर इज कंट्रोलेबल, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए अब wc इज नॉन सिंगुलर, तो यहाँ पे अब हमें पता है कि wc नॉन सिंगुलर हो तो हमारे पास वही पॉजिटिव डेफिनेट वाला जो हमने थ्योरम था वहां पे देखा था
कि there will exist some real vector v except v is everything except 0. ठीक है, v is a, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हम क्या assume करें, v is non zero vector. ठीक है, ये मैं important है, ये मैं underline भी कर रहा हूँ. So v is non-zero और VWC और v, तो ये क्वाड्रेटिक आपको पता है, हमारे पास रिजल्ट आता है नॉर्म, जिसे क्वाड्रेटिक नॉर्म भी कहते हैं या सेकंड नॉर्म भी कहते हैं. तो इसमें हमारे अब ये जाहिर है, ये आप अगर तो v को 0 लेंगे तो इट विल बी 0, ये 0 ही होगा. तो अगर v नॉन जीरो है तभी हमने देखना होता है कि अगर नॉन सिंगुलर हो तो ये प्रोडक्ट या ये क्वाड्रेटिक नॉर्म 0 होगा या नहीं होगा. तो हमें पता है कि अगर 0 हो तो इट वुड बी सेमी डेफिनेट, अगर 0 ना हो तो इट वुड बी पॉजिटिव डेफिनेट. एंड पॉजिटिव डेफिनेट इंप्लाइज कि आपके पास WC वुड बी नॉन सिंगुलर. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नॉन है WC इज नॉन सिंगुलर. सही, तो अब यहाँ अब हमने ये देखा कि V इज नॉन जीरो वेक्टर. अब हमने पता ये है कि WC इज नॉन सिंगुलर और हमने प्रूव ये करना है कि AB इज कंट्रोलेबल. तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एज्यूम करेंगे, लेट्स सी से एज्यूम कि हमारे पास WC इज सिंगुलर. ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि WC is not positive definite or is singular. ठीक है, अच्छा अब हमारे पास, तो यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा. BC का तो इंटीग्रल होगा 0 से T और V प्राइम या V ट्रांसपोज और WC का इंटीग्रल EA T माइनस टाउ कर लें. ठीक है, और B फिर B प्राइम A बार T माइनस टाउ और फिर V और फिर डी टाउ. ठीक है, तो अब हमारे पास, अब ये इसे गौर से देखें तो ये आपके पास, इसे अगर हम एक्स ट्रांसपोज कहें तो ये आपके पास किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है. ठीक है, तो इट मींस इट्स इक्वल, ये दो प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू सेकंड नॉर्म ऑफ एक्स. ठीक है, स्क्वायर जिसे हम लिखते हैं सेकंड नॉर्म का स्क्वायर, ये इस टू को आप अंडरस्टूड है कि इट्स क्वाड्रेटिक नॉर्म. ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो इंटीग्रल है 0 to T, दैट वुड बी B बार E A बार और प्राइम T माइनस टाउ B D टाउ. ठीक है, अब ये हमारे पास, अब हमने क्या assume WC is singular. If WC is singular, then this integral would be identically 0. ठीक है, this integral would be 0. Not sorry, identically हम result इसके बारे में कहेंगे कि this term inside the integral is identically 0, only then this whole integral would be 0. तो क्योंकि WC सिंगुलर है तो it can be 0 in because it would be, WC would be positive semi definite. अच्छा अब इसे देखते हैं, इस इंटीग्रल के इनसाइड द टर्म हमें 0 होने का क्या मतलब है कि हमारे पास B प्राइम E A प्राइम T माइनस टाउ और V ये भी 0 है. ठीक है, आइडेंटिकली 0, 3 लाइंस.
और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v प्राइम e a t माइनस टाउ और b फॉर ऑल टाउ जो इन द इंटरवल 0 to t1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि हम, अच्छा इसे यहाँ पे एक और चीज आपने ऑब्जर्व करनी है कि अगर हम ये ए टी माइनस टाउ के बजाय वो इक्वालिटी में ये वाली टर्म यूज करते टाउ वाली, तो ये टी माइनस टाउ वुड बी रिप्लेस बाय टाउ, तो यहाँ पे ये टाउ हो जाता। तो इसे हम जाहिर है टाउ एक तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि बी बार ई ए बार टाउ v इक्वल टू 0, या इसे हम v ट्रांसपोज e a टाउ b इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स टाउ इज एनी टाउ हमने यहाँ डिफाइन किया इज रियल नंबर बिटवीन 0 एंड t1, सो आप इसे टाउ कह लें, t कह लें, एनी वेरिएबल भी ओके, ठीक है, as long as it's real variable as defined by this definition। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें हमारे पास ना अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो ये कि हमने ये ज्यूम किया है कि v इज नॉन जीरो। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इफ v इज नॉन जीरो, तो आपके पास इट मींस के ये वाली प्रोडक्ट ई ए टी बी जो है वो आपके पास खैर ये यहाँ पे इस इस टर्म को जरा याद रखिएगा, इसे हम आगे रिजल्ट में यूज करेंगे, तो आप फिर वहां पे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इस चीज कि ये किस तरह से हम कंट्रोलेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, अभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट है। खैर आगे देखें कि हमारे पास अब लेट्स से कि अगर आपके पास एक्स टी वन, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ इक्वल टू ई ए टी वन एक्स टी नॉट, ठीक है, टी नॉट प्लस टी नॉट टू टी वन, टी नॉट को हम जीरो भी लिख सकते हैं, ई ए टी माइनस टाउ टी वन माइनस टाउ बी यू टाउ और डी टाउ। ठीक है, अब यहाँ देखें कि अगर मेरे पास लेट्स से इनिशियल स्टेट मेरे पास क्या है, टी वन टी नॉट को हम लेट्स से ज़ीरो ले लेते हैं, तो एक्स एट ज़ीरो मेरे पास लेट्स से एक स्टेट है, वो है ई माइनस ए टी वी। ठीक है, दिस वी इज एक्चुअली दिस वी, और ये हम देखेंगे कि हम इसे आइगन वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अगर ये इनिशियल कंडीशन हो हमारे पास, तो एक्स टी वन और एक्स टी वन जो है वो हमारे पास हो जाए ज़ीरो। अब एक दफ़ा मैं फिर से, हमने प्रूव क्या करना है, नॉन है डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर, प्रूव ये करना है कि ए बी इज कंट्रोलेबल। हम चले कहाँ से, v इज नॉन जीरो वेक्टर, और हमने ये ज्यूम कर लिया कि w इज सिंगुलर। अब हम देखेंगे कि कैसे जो हमने नॉन जीरो, ये कंट्रडिक्शन आएगी, और कंट्रडिक्शन से हम ये इम्प्लाई कर लेंगे कि ए बी इज डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर एंड ए बी इज कंट्रोलेबल। ठीक है, ये अजम्पशन फॉल्स हो जाएगी और ए बी कंट्रोलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमने ये यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि हमारे पास अब एजम्पशन की सीरीज देख लें, v इज नॉन जीरो वेक्टर, एज्यूम डब्ल्यू सी इज सिंगुलर, और यहाँ पे एज्यूम वहां पे भी लिख सकते हैं जहाँ डब्ल्यू सी सिंगुलर लिखा है कि ए बी इज कंट्रोलेबल। ठीक है, और अब हम यहाँ देखेंगे कि v नॉन जीरो हो जाएगा, फिर उससे हम इम्प्लाई कर लेंगे कि ए बी
कि हमारा WC इज नॉन सिंगुलर एंड AB इज कंट्रोलेबल, तो कन्वर्स हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इसमें यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आपके पास होगा x(t1) वुड बी 0 एंड E(AT) और E-AT ये V रह जाएगा, ये आइडेंटिटी होगा, और V प्लस आपके पास ये इंटीग्रल रह जाएगा T0 to T1 और E(AT1 माइनस टाउ BU टाउ D टाउ। अब हमने ये लास्ट टाइम इस assumption से कि W इज सिंगुलर ये देखा है कि B EAT माइनस टाउ BU टाउ कि ये हम इसको हमने ना सम किसी तरह से इनमें से कोई एक टर्म बनानी है। ये चार जो टर्म्स हमने ऊपर से ड्राइव की थी इनमें से कोई एक टर्म हमने बनानी है, तो इसे हम V ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली टर्म इजीली यहाँ से बन जाएगी, तो यही हमने करना है। तो 0 V ट्रांसपोज V would be और प्लस 0 to T V ट्रांसपोज EAT1 माइनस टाउ और BU टाउ T टाउ। ठीक है, अब हमने ये देखा है कि V जो है ये आपके पास सेकंड नॉर्म का स्क्वायर होगा। अब ये चीज क्या है, ये हमने ऊपर देखा है कि आपके पास दिस थिंग इज आइडेंटिकली 0, तो ये आपके पास प्लस 0 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज कि आपके पास V इज 0। नाउ दिस इज इन कंट्रडिक्शन, आपने ये अज्यूम किया था कि V इज नॉन जीरो, तो यहाँ आपके पास कंट्रडिक्शन आ गया। अब इस कंट्रडिक्शन से आप इम्प्लाई क्या करेंगे, इट इम्प्लाइज कि आपके पास WC इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि ये जीरो नहीं ना रहेगा फिर अगर WC नॉन सिंगुलर हुआ। WC इज नॉन सिंगुलर और WC नॉन सिंगुलर हुआ क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं रहेगा, तो आपके पास ये वाली टर्म भी जीरो के इक्वल नहीं रहेगी, तो इट मीन्स आपके पास ये सिस्टम कंट्रोलेबल भी हो गया। तो हमने ऐसे करना होता है, स्ट्रेटेजी समझेगा, ये बार बार हम ऐसे ही करेंगे कि आपने जो प्रूफ जो नॉन है WC इज नॉन सिंगुलर, आपने जो नॉन है उसके अपोजिट एजम्पशन किया। ठीक है, एक एडिशनल एजम्पशन किया V इज नॉन जीरो वेक्टर, और जो नॉन है उसके अपोजिट एजम्पशन किया, और जो प्रूव करना है उसे सेम एजम्पशन किया। तो आपने नॉन जीरो WC इज सिंगुलर एंड AB इज कंट्रोलेबल, जो प्रूव करना है वो आपने सोचा कि लेट से कि कंट्रोलेबल है। ठीक है, तो अब अगर कंट्रडिक्शन आ गई तो इट मींस W कंट्रोलेबल है और WC इज नॉन सिंगुलर, तो ये हमारे पास कन्वर्स ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट हम इसी स्टेप्स को इसी स्ट्रेटेजी को हम एक दफा फिर से यूज करेंगे अगले ही प्रूफ में। तो अभी ये हमारे पास 1 से 2 वाला जो प्रूफ है वो QED हुआ है। ठीक है, वो कंप्लीट हुआ है। 1 to 2 प्रूफ। ठीक है, तो ये एक पार्ट था, ये हमने काफी हद तक लास्ट टाइम भी इसे कवर किया था। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 और 3 हमने प्रूव करना है कि, तो इसे देखते हैं कि 2 से 3 कैसे प्रूव हो सकता है और 3 से 2 कैसे प्रूव। तो इसमें लेट से अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट प्रूफ। 2 2 3 अगेन फर्स्ट पार्ट हम क्या लेंगे, क्या नॉन है और क्या प्रूव करना है।
तो उस ये जब आप लिख लेते हैं तो इट्स ईज़ियर और टू डिवाइस सम स्ट्रेटजी हाउ टू प्रूव, ठीक है? तो इसमें हम ये करेंगे कि 2 नॉन है, 3 प्रूव करना है। तो 2 इम्प्लाइज 3 है ना, तो 2 ट्रू है या नॉन का मतलब ट्रू कर लें कि क्या ट्रू है और किसे आपने 2 इम्प्लाई करना है या फॉल्स इम्प्लाई करना है। तो ट्रू अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो 3 स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नहीं, और 3 स्टेटमेंट ट्रू है तो 2 स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नहीं। दैट्स द वे। तो ये नॉन को आप कह सकते हैं कि मैं ये नॉन का जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो मैं ट्रू ले रहा हूँ, ठीक है? कि एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू होगा, टू प्रूव को मैं कि दूसरा ट्रू होगा या नहीं। तो खैर इसे हम देखें। नाउन क्या है? नाउन ये है कि WC इज नॉन सिंगुलर, ठीक है? और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव ये है कि आपके पास ये कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स C हैज फुल रैंक, फुल रो रैंक n, ठीक है? कि ये आपके पास C कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है जो होगा आपके पास B AB A स्क्वायर B और AN-1B अगर ये फुल रैंक हो, फुल रो रैंक, ठीक है? ये फुल रो रैंक या रैंक n हो तो आपके पास ये अगर ये नॉन हो तो ये ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए अगर ये ट्रू है तो। लेकिन अभी हम सिर्फ कन्वर्स वाला केस नहीं देख रहे, अभी हम 2 से 3 इम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो WC आपने देखना है। तो स्ट्रेटेजी हमने क्या करनी है? स्ट्रेटेजी ये है कि नॉन है हमारे पास कि WC नॉन सिंगुलर हो। तो WC नॉन सिंगुलर होने का ये मतलब होता है कि ऊपर हमने देखा था कि आपके पास ये वाली प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, मैं ये वाली प्रोडक्ट ले रहा हूँ कि और टॉ को टी से रिप्लेस कर दूंगा आसानी के लिए, जस्ट मेक यू फील इज बेटर। तो V आपके पास E8 ऑफ B है, तो ये 0 के इक्वल होगा, तभी ये 0 के इक्वल हो सकता है अगर V देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो V प्राइम। अगर ऐसा कोई V नॉन जीरो V प्राइम एग्जिस्ट करता है तो WC सिंगुलर है। अगर ऐसा V प्राइम नॉन जीरो V प्राइम एग्जिस्ट नहीं करता तो WC नॉन सिंगुलर है, ठीक है? तो हमने अभी ये अज्यूम करना है कि अभी हमने ये देखना है कि आपके पास देयर इज सम V, सम नॉन जीरो V, ठीक है? देयर इज सम नॉन जीरो V जो कि अगर नॉन जीरो V है तो इट मीन्स आपके पास वो जो प्रोडक्ट थी कि V प्राइम E8 B इज नॉन जीरो हो और ये अगर जीरो के इक्वल हो तो आपके पास WC सिंगुलर हो, ठीक है? और अगर V जीरो हो तो फिर आपके पास WC वुड बी नॉन सिंगुलर, सही है? यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास इस इक्वेशन में से क्या पता चल रहा है कि अगर V आपके पास जीरो है तो WC इज नॉन सिंगुलर, ठीक है? और अगर आपके पास WC is not zero, sorry, V prime is not zero, then WC is singular, implied by this equation, ठीक है? अभी हम यही assumption लेके चलेंगे कि V is not equal to zero, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं कि VATB को आप लिख सकते हैं
ए टी बी को आप लिख सकते हैं आई प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 factorial up to infinity, and this is equal to summation of a k t k divided by k factorial, where k is from 1 to k is from 0 to infinity. Do remember कि 0 factorial is 1. ठीक है। अच्छा, अब और एक और चीज यहाँ पे, अब एक और हम थ्योरम यूज करेंगे 3.4, जिसे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम कहते हैं। कि ये है थ्योरम आपकी बुक में, आई होप 3.4 होगा। ठीक है। उसमें क्या है, उसमें ये होता है कि आप किसी भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एस, जो हम यूजुअली लिख रहे होते हैं एस की टर्म में, मैं लैम्डा की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, लेट्स से एस में एस भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी, लैम्डा आई माइनस ए, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है ना, इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं कि आपके पास, लेट्स से इसे कह लें आप लैम्डा की पावर n प्लस कोई बीटा कर लें, बीटा 1, लैम्डा पावर n माइनस 1, और प्लस बीटा 2 लैम्डा पावर n माइनस 2 प्लस लैम्डा बीटा n पावर 0, तो वो 1 हो जाएगा, n की पावर 0 तो n माइनस n है, तो यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू n की पावर, लैम्डा की पावर डिक्रीज होती जा रही है, दिस इज इक्वल टू 0। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी होती है ना, तो आप इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि a इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कि अगर मैं इस इक्वेशन को, मैं लैम्डा को रिप्लेस कर दूं a से, दिस, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम है, तो a n प्लस b बीटा 1 a n माइनस 1 प्लस बीटा 2 a n माइनस 2 प्लस बीटा n इक्वल टू 0। ठीक है, कि ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। तो यहाँ हम देखें तो अगर आपके पास यहाँ पर अगर ए एन को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1 ए एन माइनस 1 प्लस बीटा 2 ए एन माइनस 2 प्लस बीटा एन इक्वल टू, और ये सब, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0, ये सब माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी की दूसरी तरफ आके, तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि हम ए एन को लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए की पावर 0 से लेकर ए की पावर n माइनस 1 तक। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं a से फिर मल्टीप्लाई करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एन प्लस 1, ये ए एन और ए एन 2, और फिर एक ही यहाँ पर a आ जाएगा। तो अगेन आप ए एन प्लस 2 आपके पास क्या बनेगा, सॉरी ए एन प्लस 1, ए एन प्लस 1 करेंगे तो ये सब ए एन प्लस 1 होते चले जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बीटा 1 ए एन, एक 1 ऐड होता जा रहा है ना, माइनस बीटा 2 ए एन माइनस 1। ठीक है, सॉरी, एन माइनस 1 माइनस
बीटा नॉट ए। ठीक है, तो इट मीन्स अब ए और ए एन को अगेन आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन माइनस वन की टर्म में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ए एन प्लस वन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a naught up to a n minus 1. It means n a raised to any power greater than n. आप उसे एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 टू n माइनस वन लिख सकते हैं। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से हमने ये प्रूव कर लिया। तो अब ई ए टी को भी आप क्या करेंगे, अब इसमें ए के है, अब ए की पावर इन्फिनिटी भी जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस ई ए टी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और ए नॉट से लेकर ए एन या ए आई, ए नॉट इज आई, रेस्ट टू जीरो इज आई, तो आप इसे आई से लेकर ए एन अप टू एन माइनस वन तक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ना यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि इट मीन्स कि आप लिख सकते हैं ई वी प्राइम ई ए टी बी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में ई ए टी को आप लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए आई, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई ए टी को आप लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आई ए स्क्वायर अप टू ए एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर मैं इसे जब यहाँ पर आई सब्स्टिट्यूट, कोई कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट तो ये जीरो के इक्वल हो रहा है, तो वैसे ही वो इग्नोर हो जाएगा। तो इट मींस आप वी ई ए टी बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी ई रेज टू पावर ए, सॉरी, ई ए टी बी को इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी बार ए रेज टू पावर के बी इक्वल टू जीरो, वेयर के की वैल्यू क्या है, 0 1 2 अप टू n माइनस वन। ठीक है, तो हम आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई ए टी होंगे ना, तो वो हर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए। तो वो हर टर्म के जीरो इज वन टर्म, के वन इज सेकेंड टर्म, और जो कोई कोएफिशिएंट ये बीटा या कांस्टेंट कोई होगा भी, तो दैट वुड बी, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है, तो वो आपके पास वैसे ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ से हमने ये स्टेप, ये जो इतना पहले हमने सारा देखा है, इसमें हमने ये देखा है कि वी ए रेज्ड पावर ए टी बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए के बी फॉर्म। ठीक है, अब ए के बी को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करके लिखूं, सारी टर्म्स को मैं एक रो की फॉर्म में लिख लूं कि जब के की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, आई बी, और जब के की वैल्यू वन है तो ए बी, और जब k की वैल्यू 2 है तो a स्क्वायर बी अप टू ए एन माइनस वन बी। अब ये आपके सामने है कि ये किस चीज के इक्वल हो गया, ये आपके पास इक्वल हो गया v प्राइम c, ये कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है c, ये v प्राइम c के इक्वल हो गया, या v ट्रांसपोज c। ठीक है, अब हमारे पास v, अब यहाँ पे हमारे पास नॉन क्या था, नॉन था हमारे पास के डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। तो हमने प्रूव क्या करना था, डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर, और हमने ये प्रूव करना था कि सी ए बी इज फुल रो रैंक। अब सी ए बी फुल रो रैंक कब होगा, जब वी प्राइम नॉन जीरो, और वी प्राइम हमें पता है कि वो नॉन जीरो है। एज यू नो कि नॉन क्या है, कि डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि आपके पास ये प्रोडक्ट वी सी तभी जीरो होगी इफ वी इज जीरो। ठीक है, अ,
ठीक है। अच्छा, तो और जब v जीरो हो जाए ना, तो इट मीन्स कि आपके पास c इज, दैट इम्प्लाइज c इज फुल रैंक। ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने फुल रैंक का मैं दोबारा से आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फुल रैंक कैसे होता है, कि अगर आपके पास लेट से वी सी वी कोई वेक्टर है, अगर ये आपके पास जीरो है, तो अगर आपके पास वी इज नॉट जीरो, देन सी इज नॉट फुल रैंक। ठीक है। और अगर v जीरो है तब ही c जीरो होता है, दैट मीन c इज फुल रैंक। अब यहाँ हमने देखा है कि ये तब भी जीरो हो सकता है जब v जीरो, बिकॉज डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर है। तो डब्ल्यू सी अगर जीरो होगा तो इट मीन्स c इज फुल रैंक। तो ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो हमने क्या चले कहाँ से थे, हमने ये देखा था कि हमारे पास नॉन है, डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर, और हमने ये प्रूव करना था सी इज फुल रैंक। तो हम इसी तरह चले हैं कि पहले वी नॉन जीरो को डब्ल्यू सी की नॉन सिंगुलैरिटी के लिए। तो पहले ये हमने यहाँ पर ये देखा कि डब्ल्यू सी नॉन सिंगुलर के लिए ज़रूरी है कि वी ज़ीरो हो, और वी ई ए टी बी से हमने ये फुल रैंक का कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स ड्राइव किया। और फिर हमने देखा कि डब्ल्यू सी तभी नॉन सिंगुलर हो सकता है जब वी ज़ीरो, और वी ज़ीरो होने का मतलब है कि सी फुल रैंक। ठीक है। अच्छा, अब इसका कन्वर्स प्रूफ देखते हैं, कन्वर्सली क्या होगा। कन्वर्सली दोबारा से नॉन, और टू प्रूव नॉन अगेन ट्रू है, और टू प्रूव हम देख लेते हैं कि क्या नॉन। अब हमारे पास है कि सी इज फुल रैंक। ठीक है। और डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। की सिंगुलर और नॉन सिंगुलैरिटी की में वो यही टर्म बनेगी आपके पास, वो ई ए टी बी जीरो, ये की है। ठीक है। यही की यहाँ पर भी यूज होगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास अगेन सी हमारे पास हैज फुल रैंक, बट डब्ल्यू, यहाँ अब हमने क्या अजम्पशन किया है कि सी जो है, जी, अब यहाँ हमने क्या अजम्पशन किया है कि हमारे पास कन्वर्स प्रूफ में कि सी हैज़ ए फुल रैंक, और प्रूव हमने ये करना है कि डब्ल्यू सी नॉन सिंगुलर है। तो इसमें हमने वही स्ट्रेटेजी पहले जो हमने की थी कि एज्यूम करना है, एजम्पशंस क्या करनी है। एजम्पशन ये है v इज नॉन जीरो। दूसरी एजम्पशन क्या होनी चाहिए, तो वो हमने पहले भी देखा था कि हमारे पास वही डब्ल्यू सी वाली, और वो जो की है जिसे मैं कह रहा था कि हमारे पास v इज नॉन जीरो, एंड देयर एग्जिस्ट v a t b equal to zero, and is non-zero, and wc is singular। जब ये v जीरो प्रूव होता है ना, तो वहीं पे ये भी प्रूव हो जाता है कि डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है। तो हमने ये जो प्रूव करना है उसी के काउंटर आर्ग्यूमेंट लिया है, और फिर और लेकिन नॉन क्या हमारे पास कि सी फुल रैंक है। ठीक है। तो इसे हम देखते हैं
कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ना एक लेट्स से आपके पास इस इक्वेशन में अगर मैं सेटिंग टी इक्वल टू 0 कर दूं तो मेरे पास क्या टर्म बचेगी, बी इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर मैं अगर डेरिवेटिव लूं इसी इक्वेशन का, तो मेरे पास डेरिवेटिव लेने से जो टर्म आती है वो आती है वी प्राइम ए ई ए टी बी इक्वल टू 0। इसमें भी मैं t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v प्राइम ए बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि मेरे पास v e a t b को मैं लिख सकता हूं कि v जितना मैं डेरिवेटिव लेता जाऊं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो टाइम 0 कर दूंगा तो t b आ जाएगा मेरे पास, और सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव ए बी विदाउट डेरिवेटिव बी है, इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव ए स्क्वायर बी। तो आपके पास इस तरह ए एन माइनस वन बी, और ये सब क्योंकि 0 के इक्वल है तो ये 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम वो पिछले प्रूफ से अगेन दोबारा हमें पता है कि v जो है वो तो हम प्रूव हो जाता है कि v इज 0 एंड डब्ल्यू सी इट्स कंट्रेडिक्शन, वो फर्स्ट ये पार्ट से ही है इसलिए उसे रिपीट नहीं कर रहे बल्कि डायरेक्ट ही हम लिख देते हैं कि v इज 0 एंड डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। और डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर, और जब v 0 हो जाए तो इट मीन्स कि ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो है जो एक्चुअली c ही है, इसे मैं v प्राइम c इक्वल टू 0 कह देता हूँ, वो आपके पास v, क्योंकि अगर आप v को नॉन जीरो लेते हैं, यहाँ पे देखें कि अगर v को आप नॉन जीरो लेते हैं तो c फुल रैंक नहीं रहता, जबकि हमारे पास नॉन क्या था, c इज फुल रैंक। तो c फुल रैंक इम्प्लाइज कि आपके पास v इज 0, और जब v 0 होगा तो इट इम्प्लाइज के डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे कन्वर्स प्रूफ हो गया हमारे पास। तो ये पार्ट 2 2 3 जो हमारे पास प्रूफ है ये उसका क्यूईडी। ठीक है, तो ये सब हमने ये देखा कि ये कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है वी सी और इक्वल टू 0, और हमें पता है कि सी इज फुल रैंक है, और सी फुल रैंक होने का मतलब होगा कि वी प्राइम इज 0, वो वी प्राइम 0 तो वो इसका मतलब है डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। वो कंट्रेडिक्शन हो गई ना, यहाँ पे तो डब्ल्यू सी सिंगुलर लिया था ना हमने, तो कंट्रेडिक्शन होगी तो डब्ल्यू सी नॉन सिंगुलर हो गया। तो आपके पास इस कंट्रेडिक्शन की वजह से ये प्रूव हो गया कि डब्ल्यू सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो आपने पहले वही एजम्पशन लेकर चले कि वी सी इज नॉन जीरो एंड डब्ल्यू सी इज सिंगुलर, जो प्रूव करना है उसके अपोजिट। उसके बाद आपने देखा ये ड्राइव होते होते ये वी सी की फॉर्म में आ गया इक्वल टू 0 एंड वी प्राइम इक्वल। नो, अब हमें पता है नॉन के सी इज फुल रैंक, तो सी फुल रैंक का मतलब है कि वी कैन नॉट बी, वी कैन ओनली बी इक्वल टू 0 एंड वी 0 मीन डब्ल्यू सी इज नॉट। अच्छा, ये की अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके पास कि की आपके पास ये ही इक्वेशन थी जहां से आपको पता है कि ये डब्ल्यू सी नॉन सिंगुलर और ये इक्वेशन 0 के इक्वल। तो ये वो स्टेप्स ही हैं एक्चुअली इस इक्वेशन को दोबारा से ड्राइव करने के बजाय, वो बार बार इस इक्वेशन को आप रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है 3 to 4 का प्रूफ का नेक्स्ट पोर्शन जो है 3 to 4। देखें 3 to 4 ये है कि हमारे पास सी इज कंट्रोलेबल। ठीक है, सी कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स इज सी इज फुल रैंक। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है कि ए माइनस लैम्डा बी हैज ए फुल रो रैंक एट एवरी आइगन वैल्यू। प्रूफ ये करना है कि अगर ऊपर वाला फैक्ट ट्रू हो, ऊपर वाली स्टेटमेंट, इफ सी इज फुल रैंक तो ए माइनस लैम्डा आई और बी
ये जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, दिस इज फुल रैंक फॉर एवरी आइगन वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल आइगन वैल्यूज। सही। तो इसे अब हमने इसे प्रूव करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास सी अगर फुल रैंक है तो उससे हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, अगर हमारे पास इफ एक ये ए माइनस लैम्डा बी इज फुल रैंक हमने कहा है और ये नॉन है, तो लेट से हम देखते हैं कि एज्यूम करते हैं कि ए माइनस लैम्डा बी इज नॉट फुल रैंक, ठीक है, ये एजम्पशन है हमारी। एज्यूम ए माइनस लैम्डा आई बी इज नॉट फुल रैंक, ठीक है, ये एजम्पशन है। अगर ये इज नॉट फुल रैंक, इट मीन्स कि देर इज सम वेक्टर क्यू, अब वी नहीं, अब नया वेक्टर है क्यू, देर इज सम वेक्टर क्यू, कोई n बाय वन जिसकी डायमेंशन है n बाय वन, वेक्टर क्यू के आपके पास कोई जो कि इज नॉन जीरो, ठीक है, अगर ये फुल रैंक नहीं होगा तो Q इज नॉन जीरो, और ये प्रोडक्ट जो है Q इन टू ए माइनस लैम्डा आई इन बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इज नॉट फुल रैंक हमने एज्यूम किया और Q इज नॉन जीरो है। आगे हम रिजल्ट में पहुंचेंगे कि नहीं, Q नॉन जीरो नहीं हो सकता, Q जीरो हो सकता है, तभी इक्वेशन ट्रू होगी, तो उससे हम ड्राइव कर लेंगे कि ए माइनस लैम्डा बी इज फुल रैंक, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि आपके पास ये ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स की दोनों एंट्री ज़ीरो, यानी क्यू ए माइनस लैम्डा आई ये भी ज़ीरो हो, और क्यू बी ये भी ज़ीरो, ठीक है। तो या और इस इक्वेशन को देखें क्या बनता है। इस इक्वेशन में देखें क्यू ए विल बी इक्वल टू लैम्डा क्यू, ऑफ कोर्स लैम्डा वन भी आप ले सकते हैं, फॉर ऑल लैम्डा है ना। तो इसे आप क्यू ए और क्यू लैम्डा, क्यू इज अ वेक्टर, तो क्यू इज, तो यहाँ से आपके पास ये पता चला कि क्यू इज लेफ्ट आइगन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट मल्टीप्लाई किया है, तो लैम्डा क्यू ए हो जाएगा, और ये क्यू ए को आप फिर दोबारा लिख सकते हैं कि लैम्डा क्यू, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर क्यू। और इस सारी टर्म अगर मैं इसे जनरलाइज करूं, इट मींस कि क्यू ए रेज टू पावर के वुड बी इक्वल टू लैम्डा के क्यू, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स है, अगर कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्यू बी क्यू ए बी और अप टू ए एन माइनस वन बी से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास क्यू बी बन जाएगा, ठीक है, और ये क्यू ए बी बन जाएगा,
और ये आपके पास अप टू क्यू ए एन माइनस वन बी। अब आपको पता है क्यू ए किसके इक्वल है, क्यू ए इक्वल है लेमडा क्यू के। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी क्यू बी, ये बन जाएगी आपके पास लेमडा क्यू बी एंड सो क्यू सॉरी लेमडा क्यू एन माइनस वन क्यू बी। ठीक है। अब क्यू बी लेमडा क्यू और क्यू लेमडा एन माइनस वन बी, ये आपके पास ये सब के सब, ये भी क्यू बी है, ये भी क्यू बी है। इट मीन्स आपके पास ये सब लीनियरली डिपेंडेंट हैं। और जब Q के साथ आप क्यू ए बी आपके पास ये रिजल्ट आएगा, तो इट मीन्स के ठीक है। अब यहाँ हमें पता है कि ऊपर से कि क्यू बी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर क्यू बी सब जीरो हो जाएंगे, दिस क्यू बी जीरो एंड दिस ऑल, तो ये आपके पास सब जीरो के इक्वल। ना हमने एज्यूम क्या किया था, Q is non-zero. So if Q is non-zero, तो आप, और ये C है, तो Q is non-zero, तो आपके पास अगर Q non-zero है तो C would not be full rank। लेकिन नॉन क्या है, नॉन ये है कि आप C is full rank। तो इट मीन्स यहाँ हमारे पास कंट्रेडिक्शन आ गई। कंट्रेडिक्शन क्या है कि C इज अगर Q जीरो होता है तो C इज नॉट फुल रैंक। ठीक है, विच इज ए कंट्रेडिक्शन। तो कंट्रेड इट मीन्स कि आपके पास Q इज जीरो। चले कहाँ से थे, Q इज नॉट जीरो, लेकिन यहाँ हम कंट्रेडिक्शन की वजह से आ गए Q इज जीरो। एंड व्हेन Q इज जीरो तो C फुल रैंक हो जाएगा, और C फुल रैंक हो जाएगा तो हम नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना था कि A लैम्डा इज फुल रैंक। तो हमारे पास वो जो एजम्पशन था जिसका हमने एज्यूम किया था कि ए क्यू ए माइनस लैम्डा बी इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट फुल रैंक। नाउ दिस एजम्पशन क्या था, क्यू इज नॉन जीरो एंड इज नॉट फुल रैंक। लेकिन हमने जब देखा कि आगे हम चले तो प्रूव हो गया कि क्यू इज जीरो, सो दैट इज अ कंट्रेडिक्शन। इट मीन्स इट ऑल्सो इम्प्लाइज कि इट्स ए लैम्डा माइनस लैम्डा बी इज फुल रैंक। तो contradiction will propagate to the other assumptions as well। तो आपके पास a माइनस लैम्डा आई b, ये आपके पास इज फुल रैंक। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका कन्वर्स प्रूफ। कन्वर्स में नॉन क्या होगा, कन्वर्स में नॉन ये होगा कि a माइनस लैम्डा आई b, सॉरी b जो है वो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट सब मैट्रिक्स है, इज फुल रैंक। ठीक है। और टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है आपको कि सी इज फुल रैंक, कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें कन्वर्स में देखें प्रूफ क्या करना है। कन्वर्स में प्रूफ ये करना है कि सी इज फुल रैंक। तो हम यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि देखें, लेट्स अज्यूम सी इज नॉट फुल रैंक।
ठीक है, फुल रैंक का क्या मतलब है, रो इज रैंक ऑफ सी, इफ रैंक ऑफ सी इज लेस देन n, लेट्स अज्यूम, ठीक है, तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि रो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बी इज ऑल्सो लेस देन एन। लेकिन तो ये कंट्रेडिक्शन आ जाएगी क्योंकि नॉर्म क्या है, माइनस इज फुल रैंक, तो यहाँ से ये प्रूव भी हो जाएगा कि रो ऑफ सी इक्वल टू एन। ठीक है, तो हमने ये कंट्रेडिक्शन फाइंड करने की कोशिश करनी है यहाँ पर, ये वाला जो प्रूव करना है उसका अपोजिट लिया और फिर उससे वो प्रूव जो नॉन है उसके देखा कि उसके अगेंस्ट हम पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, अगर पहुंचे तो देन बाय कंट्रेडिक्शन वी विल से कि सी इज फुल रैंक। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक थ्योरम है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसे हम पार्ट ऑफ कैलमैन डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, तो वो कैलमैन डिकम्पोजिशन है, वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ इतना बताना है कि देखें अगर रो सी रैंक ऑफ सी इज एम, ठीक है, कि रो ऑफ सी इज एम वेयर एम इज लेस देन एन, क्या एम इंडिपेंडेंट आपके पास कॉलम्स हैं, एम बाकी आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि फिर आप ना एक पी कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, एक सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पी, जिसमें आप एम कॉलम्स और उसके बाद एडिशनली कोई और कॉलम ऐड कर लेते हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आपके पास लेट से यहाँ पे कॉलम एक आ जाएगा आपके पास ये सी का ही, इसे मैं C1 कह देता हूँ, इसी तरह C2, ठीक है, और उसके बाद जित एम तक आप जाएंगे, ठीक है, बाकी आप फिर एम से लेकर एन तक, क्योंकि एन बाय एन बनना चाहिए ना पी को, तो बाकी जो होगा वो आप खुद से उसे आप कोई भी नॉन इंडिपेंडेंटली लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं, ये दिस इज ये आपने खुद से बाद में लीनियरली इंडिपेंडेंट कोई कॉलम ले लिए जस्ट टू मेक इट n बाय n, ठीक है, तो अगर आपके पास तो ऐसा p एग्जिस्ट करता है, और इस p का फायदा क्या होता है, इस p से ये होता है कि आप एक नई ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं a बार, जिसे आप p क्या होगा, p इनवर्स AP, ठीक है, और b होगा आपके पास p इनवर्स सॉरी PB, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की है, दिस इज PAP इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा PBC आपके पास अगेन होता है, हमारे पास C की ज़रूरत ही नहीं है, हम कंट्रोलेबिलिटी देख रहे हैं तो यही काफ़ी है, तो ये आपके पास A की फॉर्म क्या आएगी, A की फॉर्म ये आएगी आपके पास कि A पार्टीशन आप कर सकेंगे 4 पार्ट्स में, एक आपके पास C फॉर कंट्रोलेबिलिटी, कोई A12 आप कह लें, और एक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा AC का वो पोर्शन जो कि कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है, और दिस इज 0। अब AC की डायमेंशंस आपके पास AC की अगर आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी, वो आपके पास अगर M कंट्रोलेबल है तो ये n-m होंगी आपके पास, आपकी बुक में थोड़ा अपोजिट लिखा हुआ है, उसमें है कि लेट से आपके पास ये M के बजाय ये दिस इज n-m, और ये जो अनकंट्रोलेबल है ना वेक्टर्स, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स m हैं, ठीक है, तो n-m प्लस m वुड बी n बाय n, तो इस केस में अगर आप ऐसे अज्यूम कर लें कि n-m
एम जो कॉलम है वो आपने बाद में एज्यूम किए हैं रैंक, क्योंकि एन माइनस एम फिर रैंक हो जाएगा। तो रैंक अगर एन माइनस एम हो जाएगा, रो ऑफ सी का रैंक एन माइनस एम हो जाएगा। तो एम इंडिपेंडेंटली लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम आपको एज्यूम करने पड़े। तो ए सी की भी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, ए सी की डायमेंशन एम बाय एम हो जाएगी, ठीक है। और ई सी की ये जो कंट्रोलेबल है दैट वुड बी एन माइनस बाय एम एन बाय एन माइनस एम, ठीक है। सिमिलरली बी की डायमेंशन, बी क्या होगा, बी आपके पास आएगा इस फॉर्म में कि आपके पास होगा बी सी, ठीक है, और 0। ये वो कंट्रोलेबल वाला पार्ट होगा और ये 0 वाला पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमने जो ए है इसको हमने देखना है कि हमने एवेल्युएट करना है कि क्यू ए बार ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद माइनस लैम्डा आई, ठीक है, और बी, ये हमने देखना है कि अब हमें पता है कि लेकर हम क्या चलें कि रो सी के सी इज नॉट फुल रैंक। तो अब हमें पता है कि ए को आप ना दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ए सी A120 AC2 फॉर्म में। और अगर अब हम देखेंगे कि और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इफेक्ट द रैंक, तो हम देखेंगे कि इसका रैंक एन ही आता है या नहीं आता। और हमने क्या अज्यूम क्या किया था, वेयर क्यू इज नॉन जीरो, ठीक है, सही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आपके पास कि वेयर, यहाँ मैंने लिखा नहीं कहीं पे, यहीं लिख लेते हैं, वेयर क्यू इज नॉन जीरो, ठीक है, कोई नॉन जीरो आपके पास वेक्टर है, आइगन वेक्टर है। और अब इसमें देखें तो आपके पास क्यू को भी मैं क्यू ही रहने देता हूँ। तो ए माइनस लेमडा आई क्या बनेगा, ए माइनस लेमडा आई बनेगा आपके पास, इस ए को आप देखें, ए सी माइनस लेमडा आई, ठीक है। और ए 1 2 तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में ये 0 रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, ए सी बार माइनस लेमडा आई, और साथ में बी, तो बी आपके पास क्या होगा, बी सी बार और 0। अच्छा, हमारे पास ऐसे है कि Q1 Q2 को हमने लेट्स से अज्यूम कर लिया कि Q2 दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये वेक्टर इसी तरह से रहा। तो अब Q किसी भी हम आइगन वेक्टर को ना ऐसे हम लिख सकते हैं, लेफ्ट आइगन वेक्टर को भी ये लैम्डा बी, तो ये लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी। तो इसे हमें पता चला Q2 AC माइनस लैम्डा आई वुड बी इक्वल टू 0। तो ये Q1 ये ऊपर वाले पोर्शन के, Q2 नीचे। अब Q लेट्स से अब एक Q हमने नॉन जीरो वेक्टर लिया 0 Q2, नाउ Q ओवरऑल इज नॉन जीरो, लेकिन वी विल सी कि 0 Q2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 0। सो इट मीन्स कि आपके पास Q A बार माइनस लैम्डा आई भी 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। और अगर जब ये 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास 0 फॉर क्यू नॉन जीरो के लिए, तो वी फाइंड सम क्यू वेक्टर फॉर विच दिस प्रोडक्ट इज 0। सो सो क्यू फॉर नॉन जीरो क्यू ए माइनस लेमडा बी 0 होने का मतलब ये है कि आपके पास रैंक ऑफ ए बार माइनस लेमडा आई बी इज लेस देन एन, विच इज अ कंट्रडिक्शन। और कंट्रडिक्शन का मतलब ये होगा कि आपके पास क्योंकि ये तो नॉन था ना कि इसका रैंक n है, तो इट इम्प्लाइज सी इज फुल रैंक।
तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन 3 to 4 प्रूफ है।